सटीक सबसे पहले चुनाव मतलब न्यूज 18। जी हां, लगातार ये मेगा कवरेज जारी है और आप तक हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा रहा है, चाहे वो देश का हो या प्रदेश की बात। हर जगह पर इस वक्त कौन कहां पर है, किस मतदान केंद्र पर वीआईपी नेता पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, फर्स्ट वोटर कौन है, सबकी तस्वीर आप तक पहले पहुंचा रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 9 बजे तक कहां कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ है। इससे पहले हम आपको दिखा भी रहे थे ड्रोन के जरिए कि कहां पर कितने प्रतिशत तक मतदान हुआ। अब आप जान लीजिए कहां कहां वोटिंग हो रही है। 9 सीटें हैं, कुल 9 सीटें। दमोह में कहां पर 13.34% तक वोटिंग हुई है और होशंगाबाद में 15.95% मतदान। खजुराहो की बात करें तो 13.44%, रीवा में बात करें तो 13.27% मतदान, सतना की बात करें तो 13.59% मतदान, टीकमगढ़ में अगर बात करें तो 13.36% मतदान, कांकेर की बात करें तो सबसे ज्यादा वोटर्स अभी कांकेर पहुंचे हैं और वहां पर वोट डाल चुके हैं। 17.52% मतदान हुआ है। राजनांदगांव में 14.59% मतदान और महासमुंद में 14.33% मतदान। मध्य प्रदेश की 6 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे कुछ जगहों पर। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो शाम तक लगातार वोटिंग लगातार जारी रहेगी। रीनू मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है इलेक्शन रूम से। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल अंशिका, और आपने देखा कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ। और अब आपको कुछ अहम तस्वीरें भी हम दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे कि बड़े दिग्गजों ने भी वोट डाला है, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। वोट करो सेल्फी भेजो, टीवी स्क्रीन पर वोट वाली सेल्फी भेजिए, ये भी आपकी दिखाई जाएगी। और साथ ही देखिए पी विजयन जी ने भी अपना वोट डाल दिया है। निर्मला सीतारमण भी पहुंची अपने मताधिकार का प्रयोग। है, हमारा धर्म है, हमारा। जहां पर बाड़मेर में भी कैलाश चौधरी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने भी वोट डाल दिया और अपना उन्होंने स्याही लगी उंगली भी दिखाई है कि किस तरीके से वोट डालकर खुशी व्यक्त करते हुए नजर आए। अलपुझा से केसी वेणुगोपाल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आगे बढ़ेंगे, अनिल के एंटनी ने भी वोट डाल दिया है। प्रकाश राज ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और साथ ही सीपी जोशी भी वोट डालते हुए नजर आए हैं। तिरुवनंतपुरम से भी तस्वीर सामने आई जहां पर वी मुरलीधरन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया, इन्होंने भी वोट डाल दिया है। तो खजुराहो के गढ़ा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट डालने के लिए पहुंचे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उससे पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि वोट जरूर करें क्योंकि हर एक वोट बहुत जरूरी है। बागेश्वर धाम से गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वोट डालने के लिए आ चुके गढ़ा में और हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और पहले मतदान, बाद में जलपान, और हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हमारे पूर्वजों ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है, इस लोकतंत्र की पद्धति को स्वीकार किया है। तो देश को मजबूत करने के लिए प्रत्येक भारतीय, जागरूक भारतीय होने के नाते जिन्हें भी वोट डालने का अधिकार है उनको वोट अवश्य देना चाहिए। आपने वोट डालने की अपील भी की है? बिल्कुल, हमने डाली भी है, अपील किया हमने, तो डाली है सर। पहले चरण में वोटिंग कम हुई थी और उसके बाद एक ये कहा जा रहा है कि हमको बहुत से प्रशासनिक अधिकारी, शासन के अधिकारियों ने बताया, हमें जानकारी लगी और उन्होंने कहा कि आप कुछ इसके लिए अवश्य बोलें। तो हमने बेझिझक इसी के लिए बहुत बार बोला है और आपके मीडिया के माध्यम से भी हम बोल रहे हैं कि भारत को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अवश्य वोट डालें। सनातन धर्म की बात आती, ये बात भी आ रही कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स कम निकले हैं इस बार।
हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदू वोटर्स कम निकले हैं, पर सनातन के लिए और राम के लिए और कृष्ण के लिए ये तो बहुत ठीक है, बहुत जरूरी है निकलना बाहर। वैसे भी थोड़ा मोड़ा सो तो रही है, उन्हें जगाने का काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबको निकलना चाहिए। एक बात उठी कि जो सनातन पर सवाल उठते हैं बार बार, और कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं वो भी सनातन विरोधी बयान भी कुछ सामने आ रहे हैं। भारत राम का राष्ट्र है, भारत कृष्ण का राष्ट्र है, भारत महावीर, बुद्ध, मीरा, सूरदास, रसखान, रैदास इनका राष्ट्र है। और इस राष्ट्र में अब तक जितना चल गया सो चल गया। अब भारत का हिंदू जागा हुआ है। अब अगर आगे भूल होगी तो ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। ठटरी बंदेगी इस बार? निश्चित है। जय श्री राम। तो देखिए, ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बता रहे हैं कि ये हिंदू सनातन राष्ट्र है और वोटर से घर से भी निकलेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, गढ़ा। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने परिवार के साथ मतदान किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र करने वाला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजेंद्र शुक्ला की। उन्होंने वोट डालने के बाद लोगों को अपनी अंगुली पर लगे निशान को भी दिखाया। जनता जनार्दन से यही अपील करता हूं कि आज का दिन भारत के भविष्य को बनाने का दिन है। हमारा एक वोट करोड़ों लोगों की समस्याओं के समाधान का कारण बनता है। देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना ये बहुत पुराना सपना है, जिस सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है। 10 वर्षों के कार्यों से जो हमारे शुभचिंतक हैं वो प्रसन्न हैं, और जो भारत की तरक्की नहीं चाहते वो दुखी हैं। और देखिए, आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को, और अब हम सीधे रुक करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही उमेश घोनमुड़े जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी समझेंगे इस वक्त का जो सिनेरियो पूरा हम देख पा रहे हैं, जो पूरा परिदृश्य है। सहयोगी अंशिका लगातार जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो के शर्मा जी आपके पास आते हैं, समझाइए, थोड़ा बताइए, क्योंकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं जो धरातली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं हम पीछे छूटता हुआ देख पा रहे हैं, और इस वक्त सीधे तौर पर लड़ाई हिंदू मुस्लिम की देखी जा रही है। ये जनता के दिमाग में एक बहुत बड़ी छाप हो जाती है, और फिर वोट जो होता है उसके आधार पर दिया जाता है। असल जो मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा परिदृश्य देख पाएगी जनता इस वक्त? एक धर्म के आधार पर आरक्षण की बात को लेकर कही जा रही है, या संविधान बचाव की बात कही जाती है, या विरासत कर की बात कही जाती है। ये ऐसे विषय हैं जो, और भाषाओं को लेकर भी लगातार देखेंगे, लाठी डंडे की बात होती है, तो नक्सली हिंसा होती है, तो वहां पे संदेह की बात आती है। लेकिन इन सब के बीच में यदि आप बात करें, जैसे छत्तीसगढ़ में कवर्धा को लेकर जिस तरह से क्या पूरे लोकसभा क्षेत्र में अभी भी जो विधानसभा चुनाव में लाभ भाजपा ले चुकी है, वो इस बार भी क्या भूपेश बघेल के खिलाफ, जो कि कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ क्या माहौल बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि विकास एक बड़ा विषय है जो जनता के बीच जाना चाहिए, जिसमें है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप देखेंगे शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। 29 नक्सली मारे गए थे उसी कांकेर क्षेत्र में, लेकिन मतदान प्रतिशत अभी वहां बेहतर है। राजनांदगांव में 76% मतदान हुआ था पिछले चुनाव में, और 74% मतलब महासमुंद में और यहाँ कांकेर में मतदान हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी सीटों पर बात करेंगे, मध्य प्रदेश को भी यदि जोड़ दें तो सभी 9 सीटों पर भाजपा के सांसद हैं, लेकिन 47 विधायक यदि मध्य प्रदेश में है तो 47 में से 40 जो है भाजपा के हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो 24 में से मैंने पहले कहा कि 14 विधायक जो है अभी कांग्रेस के पास है, और ये दिग्गज नेता भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू लड़ रहे हैं। और कांकेर में वीरेश ठाकुर, जिसको मैदान में उतारा गया, मात्र 7,000 मतों से पिछला चुनाव हारे थे। इसलिए भाजपा की दृष्टि से दूसरा चरण महत्वपूर्ण है। इसलिए मुद्दों के अतिरिक्त जिस तरह आवास की बात, महतारी वंदन की बात, रोजगार की बात हो रही है, ये तमाम प्रकार के वादों के साथ साथ जो अन्य विषय उठाए जा रहे हैं, इसका जो अंतिम क्षण के जो मतदाता निर्णय करते हैं, बहुत सारे मतदाता तो भाजपा और कांग्रेस के लिए बंधे हुए रहते हैं कि हमको इन्हीं को वोट देना है हर बार।
लेकिन कुछ मतदाता जो समय परिस्थिति अंतिम समय में निर्णय लेते हैं, उनके लिए ये सब जो धर्म की बात आती है, पहले जाति की बात आती है। जैसे महासमुंद में आप देखेंगे साहू जाति को लेकर एक ध्रुवीकरण की बात होती रही है। अब वहां पे सनातन एकता की बात हो रही है भाजपा की ओर से, कांग्रेस की ओर से। ताम्रध्वज साहू वहां पे मैदान में है जो ध्रुव से गए हुए। तमाम प्रकार के आप देखेंगे, जैसे दमोह की बात करेंगे तो लोधी समाज के जिस तरह से दोनों तमाम प्रकार के जाति गणित को लेकर, धर्म को लेकर के या आरक्षण, छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण को लेकर लगातार कांग्रेस मुखर होती नजर आ रही है। इसको लेकर राजभवन में फाइल है, उसकी क्या स्थिति बनती है। विकास की जहां तक बात है, मैं जैसे कहा कि रेल लाइन को लेकर बात है, बीएनसी मिल राजनांदगांव में बंद हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस प्रकार के रोजगार के अवसर कब उपलब्ध होंगे। महासमुंद में आप देखेंगे कि वहां भी मेडिकल कॉलेज तो खुल गया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की आप देखेंगे तो अभी भी कमी है। कांकेर से जब नक्सली हिंसा होती है तो घायल जवानों को हमको रायपुर शिफ्ट करना पड़ता है। ये स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है। तो गरीबी मुद्दों को आप के शर्मा जी गिना रहे हैं, वो बीजेपी लेकिन नहीं समझती है। बीजेपी उसे एम्स से जोड़ देती है। बीजेपी का कहना है कि एम्स बनवा दिए, क्यों उमेश जी? देखिए, निश्चित तौर पे एम्स बनाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर की बात हो, रायपुर की बात हो और छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों की बात हो, केंद्र सरकार और हम जब 15 वर्षों तक राज्य में रहे, दोनों के फेडरल सिस्टम के तहत काम हुआ। बीते 5 वर्षों में भी लगातार जब भूपेश बघेल जी की सरकार रही, केंद्र ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। तमाम मसलों पर केंद्र सरकार हर समय छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यहाँ पर खड़े रहने का काम करती रही है। और जिस प्रकार से कांकेर में हाल ही में जब नक्सली मुठभेड़ में कुछ जवान घायल भी हुए तो उन्हें रायपुर लाना पड़ा। देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। अगर मनमोहन सिंह सरकार के 10 वर्षों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए यूपीए की सरकार ने पूरे 10 वर्षों में महज 85,000 करोड़ रुपए देने का काम किया। यदि एनडीए की सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की अगर मैं बात करूं तो 30 लाख करोड़ से अधिक की राशि 10 वर्षों में देने का काम किया। यह फर्क बताता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार में छत्तीसगढ़ समेत देश भर के तमाम राज्य और वहां के गरीबों का विकास है। और जिस प्रकार से आपने कांकेर का जिक्र किया, तो निश्चित तौर पर कांकेर के अंदर में मेडिकल कॉलेज का विषय हो, धमतरी के अंदर का विषय हो, उसको स्वीकृति देने का, मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस प्रकार से स्वीकृति मिलने के बाद भी उसको लगातार 8-8 महीने तक लटकाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। और एक महत्वपूर्ण बात, जिस प्रकार से 3 लोकसभा सीटों की बात हो, कुछ नहीं किया। 3 लोकसभा सीटों की बात हो रही है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि कांकेर में एक जवान घायल होता है, उसको रायपुर लेके आना पड़ता है, अस्पताल नहीं है। उसका ठीकरा भाजपा के मेरे मित्र कांग्रेस पे फोड़ रहे हैं। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में 20 सालों से आपकी सरकार है। अगर आज विकास अवरुद्ध हुआ है तो अब कांग्रेस पे कैसे निशाना साध सकते हैं? भाजपा को भ्रम है कि देश के मतदाता को गुमराह करने में वो सफल साबित हुई है। आज 9 सीटों पे जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पे चुनाव हो रहा है, उन सभी पे भाजपा के सांसद है। आज क्षेत्र की जनता उनसे पूछती है कि भैया महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, तो भाजपा के प्रत्याशी उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आपने जो पिछले चुनाव में वादे किए थे उसमें से 90% आज भी पूरे नहीं हुए, तो ये पूरे क्यों नहीं हुए, तो उसका जवाब भाजपा के सांसदों के पास में नहीं है। भाजपा के सांसद अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जो 10 वर्षों से देश पे शासन कर रहे हैं, वो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास में इनका रिपोर्ट जवाब ले लेंगे है ही नहीं। आज देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। महज 85,000 करोड़ देश में जैसे आप कह रहे हैं 400 पार करेंगे, 400 पार करके लास्ट में आप अपना मास्टर कार्ड निकाल देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का, बस ये कहना है कांग्रेस का। ना मैं बता रहा हूं, कुछ देश की जनता जानती है कि 400 पार क्यों करना है। 400 पार करके क्या आप संविधान को बदलना चाहते हैं? देश के संविधान के साथ में छेड़छाड़ करना चाहते हैं? उमेश गुमराह करने का प्रयास करेंगे। इनका घोषणा पत्र का एक्सरे सैम पित्रोदा ने कर दिया है। पवार विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे। महाराष्ट्र में जब विपक्ष में थे तो आपने ईओडब्ल्यू में मुकदमा दर्ज किया, करोड़ों रुपए का, करोड़ों रुपए चोरी का। आज भाजपा में बोलिए प्लीज, सवाल आप दोनों ही एक साथ बोलेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल उमेश जी सवाल ये है
पा रहा हूं। हाल ही में अभी आज ही हम सुन रहे थे, कुछ देर पहले ही राजनांदगांव से जो बीजेपी के प्रत्याशियों का ये कहना था कि भाई हमारा एक छोटा जिसकी कोई पहचान नहीं है वो भी प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी को टक्कर देने के लिए तैयार है और टक्कर दे देता है, पटकनी दे देता है। यानी कि पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, इसी के दम पर ही पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। उन सांसदों की गारंटी बीजेपी क्यों नहीं ले रही है जो लगातार पिछले 5 साल से सत्ता में है या फिर जिन्हें दोबारा टिकट देकर फिर से खड़ा किया गया है, उनकी गारंटी क्यों नहीं है चुनावी मैदान में? देखिए, मुझको लगता है कि हमारे तमाम जो प्रत्याशी, हमारे जो तमाम सांसद हैं, उन सब की गारंटी लेने का काम इस देश की जनता कर रही है, इस प्रदेश की जनता कर रही है। और इसीलिए बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। 2 बार जनता के आशीर्वाद से इस देश के अंदर में हमको जनता ने सेवा करने का अवसर प्रदान किया और मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं तमाम हमारे प्रत्याशियों को मोहर लगा करके जनता भेजेगी और मोदी जी को मजबूत करने का काम करेगी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का विषय आ रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद क्यों नहीं बरसा रही है? क्यों बीजेपी के साथ बार बार जा रही है? देखिए निश्चित ही कांग्रेस धोखेबाज है, वादा खिलाफी करती है। भाजपा ने गुमराह किया। अरे भैया, अपने सांसदों की उपलब्धि बताने की जगह कांग्रेस को कोसना बंद कीजिए। आप बताइए, 9 सीटों पे आपके सांसद है, वहां पे बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं हो रही है, महंगाई खत्म क्यों नहीं हो रही है? वाह भैया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो जवाब उनको देना है। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री जवाब ले। आज देश में आपने अग्निवीर योजना को जो थोपा है, जिस तरीके से थोपा है, आज देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो 2 करोड़ रोजगार कहां है? देश का युवा आपसे सवाल पूछता है। कांग्रेस को कोसना बंद कीजिए। आपकी क्या उपलब्धियां हैं वो जनता को बताइए। अजीत पवार विपक्ष में थे तो महाराष्ट्र में ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए के घोटाले का केस दर्ज किया था। आज आपके साथ हो गए तो ईओडब्ल्यू कह रही कोई घोटाला नहीं हुआ। ये जनता नहीं देख रही है क्या? जनता इस बात को नहीं समझ पा रही है। मतलब उमेश जी, बीजेपी क्या कोई वॉशिंग मशीन है क्या? कोई भी आता है इसमें धुल जाता है। देखिए, बार बार कांग्रेस के नेता यहां पर सवाल उठाने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर भी मामला है और कौन कौन कांग्रेस के अंदर में जमा। अरे भैया, तो सजा करिए ना, सरकार तो आपकी है। अरे सुन, सजा क्यों नहीं हो रही है? बीच में मत बोलिए, सजा क्यों नहीं हो रही? बीच में मत बोलिए। अरे भैया, सजा करो, सजा क्यों नहीं कर पा रहे हो? विवेक जी एक सेकंड प्लीज पेशेंस में रहिए। विवेक जी एक सेकंड, उमेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है उमेश जी, पूरे ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी। कमेंट लुक, एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी हैं। वीवीपैट पर जो याचिका डाली गई थी उसको अभी मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो आप ये देखिए कि बहुत ही ये मुद्दा जो है गहराया हुआ था। तमाम याचिकाएं लगाई गई थी कि वीवीपैट के माध्यम से भी जांच होनी चाहिए। जो ईवीएम में वोट डाले जा रहे हैं उसके बाद वीवीपैट से भी जांच होनी चाहिए ताकि वोट सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज हो गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है और ये मुद्दा काफी गरमाया होता, खासतौर पर विपक्ष इसको लेकर पहुंचा हुआ था कोर्ट में और ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था कि बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं। खासतौर पर कांग्रेस का ये कहना था कि गड़बड़ियां होती हैं, वोट सही तरीके से नहीं जाता है, जो भी वोट डाला जाता है वो सीधे या तो बीजेपी को ही जाता है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी हुई है। और जब इसकी जांच की बात कही गई है, याचिका लगाई गई है, तो हालांकि पहले भी जांच की गई थी, दावा किया गया था कि अगर आपको ईवीएम में इतना शक है तो आप आए और उसकी गलतियां निकाल कर बताएं। उस वक्त कोई पहुंचा नहीं, लेकिन ये मुद्दा फिर भी गरमाया रहा और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है जो याचिका लगी हुई थी उसे खारिज किया जा चुका है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, वीवीपैट पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई है। शंकर आनंद संवाददाता साझा गए। शंकर, विपक्ष को झटका क्योंकि सवाल विपक्ष ने खड़े किए थे। निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से वीवीपैट को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत देते हुए एक तरह से जिस तरह से फैसला सुनाया है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है वो विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ी खबर है और विपक्षियों के लिए एक कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टी जो इस मसले को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, इस मामले को लेकर एक तूल देना चाहते थे, लेकिन चुनाव आयोग को जिस तरह से एक बड़ी राहत मिली है और ईवीएम के जरिए डाले गए वोट की जो वीवीपैट से 7%
जो 100% जो उसकी मिलान की मांग जो है उसको अब खारिज कर दी गई है। यानी कि जिस तरह से पिछले बार लोगों ने अपना मतदान किया था, ठीक उसी पैटर्न पे इस बार भी मतदान होगा। और जिस तरह से इस मामले पर एक याचिका दायर की गई थी और इस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, तो एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने साफ शब्दों में इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि हमने सभी याचिकाओं को खारिज किया है। एक लाइन में इस पूरे जो मामले को जो फैसला जो है वो सुना दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले पर जैसे ही आज सुनवाई शुरू हुई उसके बाद जो तमाम जो दलील देने का काम है वो पहले ही हो चुका था, और उसके बाद आज जैसे कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई उसके बाद इस मामले पर वीवीपैट के मसले पर जो दायर जो याचिका है उस मामले पर जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने साफ तौर पे कहा कि हमने अभी तक इस मामले पर जो भी याचिका दायर की है उन तमाम याचिकाओं को खारिज करते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। हालांकि आज देखा जाए तो आज मतदान भी चल रहा है कई इलाकों में, और खासतौर पर अगर देखा जाए कि आज जिस तरह से उन तमाम याचिकाओं को खारिज किया गया है, कहीं न कहीं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल शंकर, ये बड़ी राहत और विपक्ष को एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि बहुत आस लगाए विपक्ष पहुंचा हुआ था कोर्ट के दरवाजे कि जो ईवीएम से वोटिंग की जा रही है और जो वीवीपैट है उसके माध्यम से मिलान किया जाए कि 100% सही वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो भी वोट डाले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब इस पर रिएक्शन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अंशिका, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी भी जुड़े हैं। विवेक जी, याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो याचिकाएं लगाई गई हैं इस पर अब किसी भी तरीके का कोई एक्शन या कोई भी वोटिंग में बदलाव नहीं होगा। रिएक्शन आपका? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से याचिका दायर की गई थी और 2 चरणों के मतदान यहां समाप्त होने वाले हैं, उसके बाद में न्यायालय का निर्णय आया है और उसमें तकनीकी रूप से जांच विवेचना करने के बाद में पुनः मेरे को लगता है कि हमारा संगठन उसमें निर्णय लेगा। और जिस तरीके से चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव में हम सभी ने ऑन कैमरा देखा कि भाजपा के इशारे पर निर्वाचन पदाधिकारियों ने किस तरीके से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दूषित करने का कार्य किया। 2014 के बाद जहां जहां चुनाव हुए वहां ईवीएम की मशीनें कई भाजपा नेताओं के यहाँ मिलती थी, तो ये सभी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। इसको देखते हुए जागरूक विपक्ष के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई दल लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रहा है तो हमें न्यायपालिका के सामने इस बात को रखना चाहिए। और निश्चित ही आपने कभी 2014 से पहले नहीं देखा होगा कि वीवीपैट और ईवीएम की मशीनें भाजपा नेताओं के हाथ में मिल रही है, सड़कों पर पड़ी मिल रही है। चंडीगढ़ में महापौर चुनाव को दूषित करने का कार्य किसने किया, यह भी ऑन कैमरा हम सभी ने देखा। तो लोकतंत्र को बचाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी की है। विपक्ष के रूप में हमने उस जिम्मेदारी को समझा और हम माननीय न्यायालय की शरण में गए और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की थी। वीवीपैट की जो पर्चियां होती है उसकी गणना की हमने बात कही थी, परंतु न्यायालय का जो निर्णय आया है उसमें मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है कि किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने उस पे फैसला नहीं लिया। वीवीपैट का तो मिलान किया जा सकता था, उसकी गणना भी बहुत बने रहिए विवेक जी, मांग है, उसको भी बने रहिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, वापस से हम आपके पास आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे आज, क्योंकि दूसरे चरण का रण है और ऐसे में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। न्यूज 18 पर मतदान की मेगा कवरेज जारी है। 9 सीट, 90 रिपोर्टर, पल पल का अपडेट, हर जगह जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाएंगे। लगातार जो डिप्टी सीएम है उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुना रहे थे। इसके अलावा जो 8 तस्वीर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देखिए इन 8 तस्वीर को कुन्नूर, बेंगलुरु, बाड़मेर, जोधपुर, तमाम जगहों से जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। केसु वेणुगोपाल को भी आप देख रहे हैं जो वोट करने के लिए पहुंचे, प्रकाश राज, सीपी जोशी, मुरलीधरन, वसुंधरा राजे। इसके अलावा आप देख रहे हैं तस्वीर निर्मला सीतारमण की, कैलाश चौधरी, पी विजयन, ये तमाम वो दिग्गज जिन्होंने वोट डाल दिया है। डालने के बाद निशान भी दिखा रहे हैं, उंगली पर लगी निशान, जो कि दिखाती है कि ये अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।